लेट्स स्टार्ट विद इट। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कंसेप्ट को स्टार्ट किए थे। हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनायन फॉर्मेशन के टाइम होने वाले एनर्जी चेंज को कहते हैं। जब कोई भी न्यूट्रल एटम एनायन में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। जितनी भी अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा या जितनी भी अमाउंट रिलीज करेगा उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इस आर्टिकल में भी आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पढ़ लिया था ना हमने। उसके बाद हमने कहा उसके कुछ एक्सप्रेशन लिखे। हमने कहा नोबल गैसेस बेरिलियम और नाइट्रोजन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। दे शो रेजिस्टेंस फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तो एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेनली नॉन मेटल का फीचर है। नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्होंने एनायन में कन्वर्ट होना है। नॉन मेटल में भी प्रोमिनेंट फीचर ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का है। चैल्कोजन और हेलोजन के नाम से जाने जाते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट से एनायन पूछेंगे तो सबसे पहले एफ और सीएल ही याद आएंगे, एफ नेगेटिव एंड सीएल नेगेटिव। एलिमेंट्री लेवल पर सिर्फ 16 और 17 के ही एनायन जाने जाते हैं, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स एनायंस हैं। व्हाट आई वांट टू से, अगर सिंगल एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स है सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, जहाँ सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। लेकिन सिंगल एलिमेंट की बात करें तो 16 और 17 के लिए ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर हमने कहा अल्कली मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, लेने के लिए नहीं जाने जाते। लेकिन फिर भी जब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करते हैं तो वो नेगेटिव आती है, क्योंकि इनके पास आउटर एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक और इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जी इतनी कम होती है कि किसी दूसरे को आयनाइज नहीं कर पाती, इसलिए हमारे काम की नहीं होती। पर थ्योरेटिकली अगर कहें तो इनके एनायन बाकी कुछ के एनायन से ज़्यादा स्टेबल हैं। फिर हमने कोई क्वेश्चन किया था इसके बाद। फिर हमने कहा पॉलीवेलेंट एनायन के केस में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है और वहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। जिनकी हम स्टडी करते हैं मेनली वो नेगेटिव होती हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन, नोबल गैसेस और बेरिलियम की पॉजिटिव होती है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की स्टडी कर लो पॉजिटिव ही होगी। रीजन, आप जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एनायन पर ऐड कर रहे हैं, ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपेल ईच अदर, सो मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम and electron gain enthalpy of ion or electron gain enthalpy of atom and ionization energy of ion can be related to each other। एक दूसरे के ऑपोजिट फिनोमेना है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहते हैं, सिर्फ साइन चेंज होता है। अगर एक एब्जॉर्ब हो रहा है तो एक रिलीज हो रहा है। उसके बाद हमने स्टडी किया ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने कहा इट इज फेवर्ड बाय स्मॉल साइज, सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसमें हमने कहा आपने नेगेटिव वर्ड का ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अकेला ऐसा फंक्शन है जिसमें नेसेसरली नेगेटिव साइन आना है। नेगेटिव साइन में मैथमेटिकली जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। -200 becomes greater than -220, but actually 220 releases higher energy than 200. So instead of writing only mode, only magnitude, we say negative electron gain enthalpy, ताकि वो नेगेटिव का साइन हमारे लिए खत्म हो जाए,
हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं। अगर यहीं मैं नेगेटिव लगाए बिना क्वेश्चन दूंगा तो आप इनवर्स ऑर्डर लिखेंगे। अगर मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट इट विल डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इट विल इंक्रीज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो ये ऑर्डर है। ये भी लिख लिया था हमने। इन एनी पीरियड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर हैलोजन as they have small size and they acquire noble gas configuration after gain of one electron. लिखिए next. In case of halogens and chalcogens, in case of halogens and chalcogens, that is group 16, halogen is group 17, chalcogen is group 16. Electron gain enthalpy of first element is less than second element and it further decreases on moving down the group. हमने कहा अगर हम ग्रुप 16 और 17 को स्टडी करें तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन एक्सेप्शनल पोजीशन पर हैं, रेस्ट में ऑर्डर रेगुलर है, बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, ऑक्सीजन की पूरे ग्रुप में ही सबसे कम है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन को अलग कलर दिए हैं कि उनको हटाकर ऑर्डर स्टडी करो। क्लोरीन टू आयोडीन रेगुलरली डिक्रीजेस, सल्फर टू टेलुरियम रेगुलरली डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पा रहा है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है वो अभी समझते हैं, लेकिन फिलहाल हमने बाकियों के ट्रेंड को स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से आयोडीन की तरफ रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, सल्फर से टेलुरियम की तरफ रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। राशि क्वेश्चन आ गया पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, क्या लिखोगे? हाँ जी, वेरी ट्रू, क्योंकि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा है और क्लोरीन की हैलोजन में सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड फॉर क्लोरीन। राइट, तो आपको पीरियोडिक पर ऐसे क्वेश्चन मिलते ही हैं, सेकंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट बताओ, थर्ड पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट बताओ, मोस्ट पॉजिटिव कौन है, मोस्ट नेगेटिव कौन है। तो दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चन इन पीरियोडिक। राइट, तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिलोंग्स टू क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये ऑर्डर लिख लिया था। फर्स्ट एलिमेंट हैज lower value of negative electron gain enthalpy. First element has lower value of negative electron gain enthalpy as it has small size and high charge density
So there is stronger inter-electronic repulsion. So there is stronger inter-electronic repulsion between added electron and valence shell electron. Some energy is absorbed. Some energy is absorbed in order to overcome these forces. So their negative electron gain enthalpy is poor. हमने कहा इसमें कोई क्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हो गई, ये फ्लोरीन का बिहेवियर है कि वो कम हो गया। इसलिए हम क्लोरीन को नहीं पढ़ रहे हैं, हम फ्लोरीन को पढ़ रहे हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक रेगुलर पैटर्न है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एक रेगुलर पैटर्न है, एक्सेप्शनल है फ्लोरीन, एक्सेप्शनल है ऑक्सीजन। फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जा रही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की बाकी सब में सबसे कम हो जा रही है, फ्लोरीन की सिर्फ फर्स्ट से कम। वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इतना क्यों हुआ और उतना क्यों हुआ, लेकिन कम क्यों हो रही है उसकी वजह है हाई चार्ज डेंसिटी। छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड होगा, तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे रिपल्शन मिलेगी, लेकिन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, एज अ रिजल्ट वो हायर एनर्जी रिलीज करेगा, उसमें से कुछ एनर्जी कंपनसेटरी फैक्टर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, नेट रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने कहा हमारे पास फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसने एनर्जी ज़्यादा ही रिलीज करनी है, वो कम एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, वो ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन उसके पास जो एनर्जी कंपोनेंट आना है, लेट्स से फ्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन रिलीजेज एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव पे जो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे रहा हूं, लेट्स से -380 किलो जूल है। क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेट्स से -350 किलो जूल से, राइट। अब ये एनर्जी जो है, अभी 350 तो वहां लिखा था, 360 बना लें, ये एनर्जी हमेशा कम है, वो एनर्जी हमेशा ज्यादा है, लेकिन यहां पर छोटा साइज है, यहां पर बड़ा साइज है, इसे रिपल्शन मिलेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 40 किलो जूल। यहां एब्जॉर्प्शन होगी तो कम एनर्जी की होगी। ओवरऑल नेट एनर्जी रिलीज कितनी हुई? 340। यहां कितनी रिलीज हुई? 350। तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, राइट। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when fluorine gain electron is much less than that of chlorine because of energy absorbed. एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा से हुई जिसके कारण एनर्जी कम रिलीज हो गई। समझ आई बात? हाई चार्ज डेंसिटी मीन छोटा साइज है तो चार्ज कंजर्वेटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब। ये लिखने के लिए नहीं है डाटा, जस्ट समझाने के लिए कि वर्ड्स में हम क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ग्राफ आएगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे ज़्यादा है, फिर मेरे पास ब्रोमीन है, फिर मेरे पास आयोडीन है, राइट। सो क्लोरीन टू आयोडीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी regularly decreases,
फ्लोरीन इज एक्सेप्शनली लो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। नोट करें। फ्लोरीन की ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा। ग्रुप 16 के सभी एलिमेंट से ग्रुप 17 के सभी एलिमेंट्स की ज्यादा है। मतलब अगर आपको, क्योंकि अभी आप लोगों को एक चैलेंज आया जब मल्टीपल ग्रुप पर पीरियड आ जाते, अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे 16 और 17 दो ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। अब 16 में आपके सल्फर सेलेनियम टेलुरियम आ गया, ऑक्सीजन सबसे कम चला गया, यहाँ फ्लोरीन कम हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सारा ग्रुप 16 सारा ग्रुप 17 से पीछे, तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके बाद सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ऑक्सीजन, राइट। सो पूरा ग्रुप 17 हाईएस्ट है, इसीलिए वो यूनिवेलेंट एनायन की फॉर्म में सबसे स्टेबल एंटिटीज हैं, राइट। 17 है, हेलोजन पढ़ रहे हैं, कैसी बातें करते हो। पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाने के बाद मुझे ग्रुप 16-17 ढूंढने पड़े। आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो पूरी तरह याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल अगर चैप्टर पढ़ लिया है, सो वी मस्ट नो ग्रुप 1 to ग्रुप 18 एक्सेप्ट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक रह जाए 8 ग्रुप तो आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए फिर एक बार कर लेते हैं, अगले दिन परसों दिन। आपके पास ग्रुप 1 ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, किसी का दिल करे लिख लेना। हाँ भाई, ग्रुप 1 के एलिमेंट की लिस्ट गिराओ। लिथियम से नीचे कौन कौन से एलिमेंट है? अल्कली मेटल्स, अच्छा मैंने ढूंढ लिया। सहज मदद करो, नहीं बीच में रुबिडियम था, राइट। ग्रुप 1 इज लिथियम पोटाशियम सॉरी लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, राइट। हमारे पास ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, किसको पता है जी? ठीक है, आगे बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यहाँ फ्रेंशियम, राइट। सो वी हैव लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। इसका निमोनिक्स भी करवाया था ना, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, राइट। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ले भाई आईटी में सिलेक्ट हो जा, पहले राजी तो हूं, आईटी सिलेक्ट हो जा तभी तो दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा, राइट। ये थोड़ा छोटे बच्चे ने खिलौने वाला स्कूटर तो कभी भी ले ले, सचमुच तो चाहिए तो सिलेक्ट हो जा। नेक्स्ट इज ग्रुप 13, ये भी क्लास में लिखवाया मैंने, कौन बता रहा है? वेरी गुड, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। Now we have group 14, ये सारे ग्रुप में अंशिका के वजह से लिखवा रहा हूँ, ये ना बोली होती फ्लोरीन हेलोजन है 17 या 16, मैंने लिखवाया था। फ्लोरीन को भी कोई बोल सकता है 16 में होगा, यार हद होगी। हाँ जी, 14 में किसी को पता है एलिमेंट्स? हाँ जी बोलिए। कार्बन, वेरी गुड। जर्मेनियम, नेक्स्ट SN10 PB, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ठीक बताया आपने बेटा।
भव्य ने तो आज तो खुश करता, क्या बात है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। सो वी हैव, ऐसी बना दिया, टी तो है नहीं इसमें, राइट। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की अलग प्रॉब्लम होती है, 11th-12th वालों की अलग प्रॉब्लम होती है। जब तक स्टूडेंट होते प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, एक एज से निकलते दूसरी एज में ट्रैप में फंस जाते हैं। इसका करवाया था, बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड, और भी फनी कराया था शायद, बैंगन आलू गाजर इन थाली। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इफ डोंट लाइक बैंगन डोंट से बैंगन, है ना। क्लियर। ग्रुप 15 कौन बताएगा? हाँ जी बोलो। वही तो एंटीमनी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप 16 अब तक तो याद ही जाना चाहिए। हाँ जी, सी आएगा पहले, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सबसे आसान यही तो करवाया था याद करने के लिए, उससे टेपो। सबसे आसान काम है, पड़ोसी टेप की तो हम टेप टेस्ट लिखते हैं, 1-2 नंबर तो पड़ोसी के ही होते हैं मिनिमम, है नहीं। पर डिपेंड करता है आपकी नेचर पे, आप कुछ नहीं पढ़ गया, दोस्ती बड़ी बढ़िया है, तो सारे पड़ोसी के हैं, एक लेफ्ट वाले के, एक राइट वाले के, है नहीं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर कोई एक फंस गया, तो एक नंबर लूज नहीं करना चाह रहे, चले एक तो दस ले ही सकता हूँ, है ना। क्लास टेस्ट में यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, मुझे पता कितने कितने क्या क्या नकल मारते हो, राइट। ना मारो बेटर है। कोचिंग वालों को किसी को इन्विजिलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हेयर चाइल्ड इज कमिंग फॉर मेकिंग हिज और हर करियर, राइट। यहाँ आके नकल मार के की मिल जाएगा, 4 नंबर ज्यादा मिलेंगे, सिर्फ यही फर्क पड़ेगा, माँ बाप से 4 दिन 76 कम पड़ेंगे। रिजल्ट जब आएगा तब तो वही हाल होगा ना, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो बेटर आज खा लो, उनसे पढ़ लोगे, है ना। आज उन्हें वहम में रखोगे, बाद में बेचारे अगर रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के, पता नहीं किस किस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके मत्था टेकेंगे, मेरे बच्चे का की हो गया, पूरे साल बड़ा बढ़िया चलता सी, क्या बताओ सारा पड़ोसी की मदद से चल रहा सी, वो तो नंबर दिख रहे सी खाली, खुद थोड़ी ना पढ़ रहे सी, है नहीं हनुमान। नहीं, मैं यही नहीं कह रहा कि तू करता है यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, राइट। वी लिव इन अ रिलीजियस सोसाइटी ना, जिसको जो रिलीजन पसंद है, और पूरे साल देखो जी 6 महीने से देख रहा हूँ, एक एक टेस्ट में नंबर बढ़िया है, पता नहीं लास्ट में क्या हो गया। चलो जाके अरदास करके आई, कुछ फायदा हो जाएगा मेरे बच्चे का, है नहीं। और आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी होगी, सेक्रेटरीज के पास चलते हैं, कोई ट्रॉमा हो गया, इसको स्ट्रेस आ गया है, ट्रोमेटिक बिहेवियर देखने को मिल रहा है। आज को चिड़चिड़ा भी रहता है बच्चा मेरा, ये नहीं बात 6 महीने से चिड़चिड़ा था, आज दिखा आपको, है नहीं, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ये नकल न मारे, पढ़े। सो दीज आर द फैक्ट्स, पोलोनियम, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ये फैमिलीज याद करें, है ना। क्लियर है। सो यहाँ से 17 तो पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। उसका लास्ट एस्टेटिन होता है, पर जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। करो फटाफट, फोटो खींच ले, क्या करेगा, नहीं लिख ले, ऐसे ज्यादा बढ़िया। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, लिख लिख के याद करेंगे तभी याद होगा, है, अदरवाइज नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ने के बाद अगर फिर भी हमें एलिमेंट को ढूंढने में एफर्ट लग रहा है, फिर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने खाना पूर्ति की, राइट। हमें एटॉमिक नंबर मिल जाए और हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज उखेड़ डालें,
एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियड में कहाँ होगा, ग्रुप में कहाँ होगा, ब्लॉक में कहाँ होगा, तब हमने चैप्टर पढ़ा है। अदरवाइज तो हमने खाना पूर्ति किया, क्वेश्चन पढ़े। हाँ जी, जी। नहीं, पर ये तो बता ही सकते हाई होगा लो होगा, है ना। जैसे एस ब्लॉक है रिएक्टिव मेटल है, लो ही होगा, पी ब्लॉक है हाई ही होगा नॉन मेटल से। रिलेटिवली किसी से हायर किसी से लोअर कह सकते हैं। अब सपोज कॉन्फ़िगरेशन बेस पे हेलोजन ही मिल गया आपको, अब ये तो बोल ही सकते हो कि अपने पीरियड में नोबल गैस के अलावा सबसे छोटा होगा। ये तो बोल ही सकते हो नोबल गैस के अलावा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ये तो बोल ही सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मोस्ट होगी, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आप एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर पाए, तभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ने का फायदा है। हाँ जी, बड़ा बोलो। जर्मेनियम, जी, है जी। टीएल इज थाईलैंड, थेलियम। सबसे ज्यादा टीएल में बच्चे गलती करते हैं क्योंकि टीएच सोचते हैं, टीएच इज थोरियम, टीएल इज थेलियम एंड टीएच इज थोरियम। चलो नेक्स्ट। अभी बेटा हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लिखिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, चैप्टर तो पीरियोडिक चल रहा है। क्या हुआ? नहीं नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अबाउट बॉन्डिंग। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज चैप्टर की है, पर उसकी जो एप्लीकेशन है वो बॉन्डिंग में है। बॉन्डिंग में अभी नहीं, वो तो बताऊंगा चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो असाइनमेंट नहीं किया, तो एक ही एक्सरसाइज की है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, it is the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. It is the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. It is a relative property. It is the relative property, and it is favored by small size. बेटा आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है, नेचर है, टेंडेंसी। एक एटम की नेचर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत हमें आयनिक बॉन्ड में पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जरूरत आयनिक बॉन्ड में पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत कोवेलेंट बॉन्ड में पड़ेगी। सबसे बड़ी केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री है, आयनिक बॉन्ड बहुत लिमिटेड है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत आपको कम से कम 8 चैप्टर में पड़ेगी, राइट। जस्ट एक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये दो एटम है जिन्होंने ऐसे शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मोर पावरफुली खींचेगा, राइट। क्योंकि दो एटम के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको खींचना है, इसलिए रिलेटिव प्रॉपर्टी है। एक एटम दूसरे से मोर पावरफुल है पर तीसरे से लेस पावरफुल है। तो जब एक के साथ बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन जाने देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट। तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर साइज है। जितना छोटा साइज होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस नहीं है, एक आदि है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और उस पर क्वेश्चन सिर्फ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में सिर्फ नाम के लिए डाल दिए जाते हैं, एंट्रेंसेस में किसी में आते नहीं। कार्बन फैमिली में एक लास्ट में एक्सेप्शन आ जाती है टिन और लेड में, पर जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये मेनली साइज पे डिपेंड करती है। एक्सेप्शंस रेडियस में है, आयनाइजेशन एनर्जी में है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्योर प्रॉपर्टी है जो इस तरह से डिपेंड करती है। नेक्स्ट लिखे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप it decreases. On moving down the group, it decreases. Due to increase in atomic radius. While it increases, on moving left to right in the period, on moving left to right in a period. So इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंफर्ट जोन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है. ओनली रीजन इज साइज, दैट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर. Fluorine is the most electronegative element. Fluorine is the most electronegative element of periodic table. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये सिंबल सही से आया नहीं, एक टेढ़ा सा एक्स डालते हैं. ग्रीक वर्ड है काय और चाय यू कैन से. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड सल्फर. Fluorine is greater than oxygen is greater than nitrogen is equal to chlorine is greater than sulfur. Right? So electronegativity regularly decreases. Fluorine, oxygen, nitrogen most electronegative element है. ये 5 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जिनकी वजह से ये हर प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करते हैं, हर एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर का ऑर्डर आता है. राइट? इक्वल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है. फिर भी नाइट्रोजन डोमिनेट करता है क्योंकि छोटा है, क्लोरीन बड़ा है. राइट? तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 3 और याद रखने आसान. क्या है? तीनों को इकट्ठे पढ़े तो फोन है, वो भूलो कैसे, है ना? तो इट इज FON, so it is phone. So fluorine, oxygen, nitrogen has highest electronegativity. सारा का सारा पीरियोडिक टेबल इन्हीं के अराउंड घूमता है. मैं इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन को पीरियोडिक टेबल के डॉन कहता हूं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, अपनी मर्जी से चलाते हैं. राइट? आप छोटी क्लासेस में नोबल गैसेस के कंपाउंड नहीं पढ़ते, बट 11th में पढ़ते हैं. राइट? नोबल गैसेस आर बाउंड टू रिएक्ट विद फ्लोरीन. इट इज फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नोबल गैसेस के कंपाउंड जो हम यहाँ पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO4, XCO2F2, XCOF4. There are plenty of compounds which are found by noble gases, but who can force them? Oxygen and fluorine. Why they can be forced? Because they have highest electronegativity. So electronegativity is a strong influential force for the reactivity of compounds. Right? अगले चैप्टर में हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Compounds containing hydrogen have exceptional behavior to show an extraordinary bonding known as hydrogen bonding. But hydrogen bonding can be formed only if other side we have fluorine, oxygen and nitrogen. Fluorine, oxygen और nitrogen है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी. क्लियर हो गया?
श्योर. सो दिस इज द वे वी हैव टू वर्क. इसलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हमें स्टडी करना है ना. ये लिखिएगा, मैं एक मिटा रहा हूँ. दिल्ली में घटना हुई इसीलिए आगे होंगे बाहर पुलिस वाले पूछने. पानी भर गया आईएएस कोचिंग सर्कल में, एक हाउस में बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी. इतनी तेज बारिश आई और 3 बच्चों की ड्राउनिंग से डेथ हो गई.
देखा, मैंने कहा था ना फोन से दोस्ती नहीं छूटती। इतनी देर में सबके हाथ में फोन दिख रहे मैंने। नहीं ऐसा नहीं, मैंने कहा सबके तो ऐसे बोल देते हो, तकिया कलाम होता है ना, कविता की तरह बोल देते सबके हाथ में फोन दिख रहे हैं। अगर 10 के हाथ में फोन दिख गए तो सबके हाथ में फोन दिख गए। चलिए वापस हम हैं, क्या करो, ये राउज आईएएस स्टडी सर्कल है दिल्ली में, राजेंद्र नगर में। तो वहां उन्होंने बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी बच्चों के पढ़ने के लिए ना। सो वो 2 घंटे में बारिश का पानी इतना आ गया कि उस सराउंडिंग की नालियों की पाइपें टूट गई। सो सारा का सारा पानी एकदम से ही फ्लडेड होकर बेसमेंट में घुस गया। तो बेसमेंट में एस्केप रूट कम होते हैं, बाकी जगह तो एस्केप रूट ज़्यादा होंगे, बेसमेंट में एक ही एग्जिट था। तो 2-3 बच्चे कहीं पर लाइब्रेरी में जनरली बच्चे सो भी जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कंफर्ट जोन होता है कि चलो थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ी देर पढ़े हैं, थोड़ी देर सो रहे हैं। राइट। बहुत सारे जो आईएएस में रहते हैं बेचारे, वो तो पूरे पूरे दिन ही पढ़ते रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर में पढ़ के घूम फिर के ऑफिस आ जाते हैं। सो 3 बच्चों की वहाँ डेथ हो गई और 3 अभी सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज है। सीरियस कंसर्न तो है ये, बट अनहोनी है तो कुछ नहीं किया जा सकता। पानी आ रहा था तो शायद बच्चों को भी थोड़ा चौकस होना चाहिए था, है ना। पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, होता क्या है ऐसी चीज़ों में हादसे क्यों होते हैं? हादसे इसलिए होते हैं, कुछ लोग तो अपने को बचाने के लिए दूसरे को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज वेल एज टेक केयर कि आपकी वजह से दूसरे को कोई हानि ना हो। अपना बचाव भी ज़रूरी है और सभी का बचाव ज़रूरी है ना। मैं फायर फाइटिंग में भी रहा हूँ, सर्विस में भी रहा हूँ, इस तरह से। तो मेरा ये मानना है कि सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थक्वेक आते हैं का थोड़ा जलवा होता है कि कुछ आ रहा है, बच्चे भागने लग जाते हैं। भागना जायज़ है, लेकिन ये तो देखिए भाग के अगर आप उलझ गए, किसी वजह से फिसल गए, तो आप भी जाओगे, 4 को और लेके जाओ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफ़िकल्ट टाइम में माइंड खुला रखें, अपने आप को सेव करें, लेकिन दूसरे को उलझाएं नहीं। सेफ्टी फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं अब बच्चों की किस्मत थी, माँ बाप की किस्मत थी, क्या बोले उसको, कि कहाँ हो गया। अभी कुछ दिन पहले दूसरा हादसा हुआ था चंडीगढ़ में, बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, मेडिकल कॉलेज 32, है ना। दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। GMCH 32 हॉस्टल में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, है ना। पता नहीं ना प्रेशर क्यों रख दिया यार, मुस्कुराया करो यार, पढ़ नहीं, प्रेशर नीट का नहीं है। देखो वो तो किसी और के प्रेशर चल रहा है ना, ब्रेक ऑफ मेक ऑफ, है ना। तो वो प्रेशर, कुछ ऐसे प्रेशर हैं जो यूजलेस हैं जिंदगी के, लेकिन फिर भी लोग प्रेशर लेते हैं, है ना। सो इट इज नॉट राइट एट ऑल। करियर में किसको प्रेशर कहाँ नहीं होता। हम 800 करोड़ की आबादी की दुनिया में बैठे हैं, क्या अपनी एग्जिस्टेंस के लिए प्रेशर नहीं होगा? सभी को होगा ना। एक दौड़ से दूसरी दौड़ में आएंगे, दूसरी दौड़ से तीसरी दौड़ में आएंगे। ऑलवेज लाइफ इज लाइक अ रेस। ऐसा नहीं है कि रेस हो तो 3 इडियट में कहानी से बना दी कि सब दौड़े जाओ दौड़े जाओ, पर दौड़ना सच्चाई है, दौड़ना तो पड़ता ही है ना। प्रैक्टिकली उसे समझ के ना स्माइल क्या करना चाहिए। मैं इसीलिए जब बच्चे पेंडिंग होती है ना असाइनमेंट, मैं क्या बोल रहा होता हूँ, कर लो यार, क्योंकि सितंबर एग्जाम के लिए फिर दौड़ोगे, फिर प्रेशर में आओगे, फिर रोओगे, फायदा क्या होगा? 4 दिन मुस्कुराओगे, फिर पेपर वही आएगा। कई बार क्लास में एग्जांपल देता हूँ, तुम स्कूटर चला रहे हो, आंखें बंद करके स्कूटर चला रहे हो, सोच रहे हो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, सामने वाला बचा ही लेगा। ऐसे होता है बच्चों के साथ। वो ट्रक चला हुआ है, वो कौन सा 2025 मार्च वाला, जानते हो कौन सा, फाइनल पेपर वाला है, तो चल पड़ा है। तो उसी मौज मस्ती वाले में स्कूटर घूम रहे हो, गेड़ी मारेंगे, आंखें बंद करके चलाएंगे, ट्रक खुद निकल जाएगा। खुद कैसे निकले, आगे टक्कर मारेगा तुम्हें। बोले कहाँ हो, कैसे हाल चाल है, पेपर कैसे दिए, पढ़ाई कैसी की, तब थोड़ा ना जागोगे। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, अपनी ठोकर खा के ही सुधरते हैं, राइट। हम बोल रहे होते टॉर्च लिए, वो खड्डा है, गिरोगे गिरोगे गिरोगे। सर आपने जिनको गिरते हुए देखा था वो कोई और थे, हम कुछ और हैं, हम नहीं गिरेंगे, है ना। ऐसे होते हैं बच्चे स्टाइल वाले ना, उम्र है ऐसी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर टीचर कह रहे होते हैं, उन्हें पता होता है। मेरे पास एक बच्चा था आज से कोई 7-8 साल पहले, मैंने उसको बहुत समझाया, नहीं माना। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ता,
सर मैं कभी भी नहीं पढ़ा। मैंने 8th का पेपर पास किया था 15 दिन पढ़ के, 9th का पेपर पास किया था 1 महीना पढ़ के, 10th में मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा था, 40 दिन पढ़ लिया था। 40 दिन पढ़ के मेरे 92% आए थे। तो आप बताओ क्या मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हूं? अगर डेफिनेटली है, लेकिन 11th का पेपर ना थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है और 12th का थोड़ा और भी ज्यादा है, क्योंकि 4 नंबर के चैप्टर के 150 पेज हैं। प्रोबेबिलिटी कहां से लगाओगे? छोटी क्लास में प्रोबेबिलिटी लगती है, यहाँ लगती नहीं है, राइट? और एंट्रेंस में तो बिल्कुल नहीं लगती है। यूट्यूबर्स लगाते हैं, पता नहीं कैसे लगाते हैं, पर प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है। जो टॉपिक आप सबसे नालायक सोचते हैं कि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पर ही आ जाता है। जिस चैप्टर को टीचर ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया होता है, पता चलता है क्वेश्चन ही नहीं आया, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अल्टीमेट गोल ये है कि अपने आप को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आपसे नहीं होते 30 क्वेश्चन पूरे, 20 तो कराओ, ये थोड़े ना खाली ले आओ। उसके बाद क्या होगा? लास्ट में रद्दी वाले को बेच के कितने रुपए आएंगे इसके? और 2 रुपए भी नहीं आएंगे, राइट? पढ़ लोगे तो सारी जिंदगी दोस्तों की भी मदद करते रहोगे और अपनी भी करते रहोगे, है ना? और नहीं पढ़ोगे तो किसी काम की नहीं है, फिर तो फाड़ के जहाज बना देना, राइट? रद्दी वाले को बेचने से तो बढ़िया किसी की छत पे जाए कोई तो पढ़ लेगा, है ना? जहाज बना के उड़ाओगे तो किसी की छत पे तो जाएगा, किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके उड़ा देना। इनके बेचारे कोचिंग के लिए पहनिए, वो भी पढ़ लेंगे, किसी का तो फायदा होगा, है ना? या तो तुम अपना फायदा कर लो, काली कर दो इसको सारी को, एक एक लाइन के साथ एक और लाइन लिखी हो, पता हो तुमने कुछ सॉल्व किया। चलिए वापस आते हैं इस पे। अल्टीमेट कंक्लूजन इज डोंट टेक प्रेशर, enjoy your learnings. Learnings and studies as much important as anything else in your life, right? Because it will create your life, it will create your future. When you enjoy it, you always be happy. When you study only for your parents, only to show your rank in masses, then it is a disturbance. When you study for yourself, it is never a disturbance, it is enjoy, राइट? तो अब आप मजे से लेते हैं। चलो, यहां हमने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी स्टडीड बाय वेरियस स्केल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव कैपेसिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसको अलग अलग स्केल से कैलकुलेट करने की कोशिश की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल्स आर मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल। जब हम बुक से देखते हैं 3 4 5 तरह के स्केल हैं, पर किसी और स्केल पर कोई और क्वेश्चन नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुलिकन और पॉलिंग है, 2 ही स्केल है। अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज ऑफ आईपी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल है कैटायन बनाना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एनायन बनाना। उसने कहा कोवेलेंट कंपाउंड तभी बनते हैं जब ना कैटायन बनता है ना एनायन बनता, उनके बीच में रह जाता है। सो इट टुक द एवरेज। तो मुलिकन ने कहा कि अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की निकालनी है, सो इट शुड बी आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। जब ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो, अगर किलो जूल में होगी तो 96.3 भी नीचे आ जाएगा। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है नोबल गैसेस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली 0 है उनकी, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सफिशिएंट हो जाती है अगर हम इस फॉर्मूले से लगाएं, जो जायज नहीं है, क्योंकि वो तो रिएक्ट ही नहीं करते। जो रिएक्ट करेगा वही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और वही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मुलिकन वाज कन्वीनियंट बेस, कन्वीनियंस बेस की ऐसे निकाली जा सकती है। हाँ जी बोलिए। डिवाइड कन्वर्जन फैक्टर, वो एवरेज में लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए, पॉलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन
क्योंकि हमें ईवी में वापस कन्वर्ट करना है, दिया हुआ किलो जूल में है। नहीं, पॉलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। It is the amount of energy required. It is the amount of energy required to dissociate a covalent bond. Electronegativity difference between two atoms. Electronegativity difference between two atoms decide bond strength. So it is a better scale. So it is a better scale. बेटा पॉलिंग स्केल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बेस्ड है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांगली होल्ड होगा, तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो पॉलिंग स्केल इज मोर एक्यूरेट टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी because he had selected bond dissociation energy as criteria for electronegativity. क्लियर है? ये स्टेटमेंट हर एग्जाम में आ सकती है, चाहे स्कूल है, नीट है, जेई है। पॉलिंग और मुलिकन में पॉलिंग प्रेफर्ड क्यों है? क्योंकि पॉलिंग स्केल बॉन्ड एनर्जीज पर बेस है और मुलिकन स्केल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर बेस्ड है। पर पॉलिंग स्केल में कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। एक्स से साथ साथ नोट कीजिए, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0.102 रूट ऑफ डेल इफ डेल इज given in kilojoule per mole. It is 0.208 root of del if del is given in किलो कैलोरी पर। इसका मतलब डेल ये किसी चीज को सिंबल दे रहा है। It is called bond excess. This is bond energy of AB bond minus root of bond energy of AA bond multiplied by bond energy of BB. For example, electronegativity of chlorine, electronegativity of hydrogen 0.208 root of bond energy of HCl minus root of bond energy of HH multiplied by bond energy of ClCl. सो पॉलिंग स्केल जो है वो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी के डाटा पर बेस्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस ये क्या लिखा है, देखिए 2 मिनट। डेल इज अ बॉन्ड एक्सेस। बॉन्ड एक्सेस मींस कितनी बॉन्ड एनर्जी एक्सेस है जब HCl के बीच में बॉन्ड बना। किसके कंपैरिजन में? जब HH और ClCl में बॉन्ड था, राइट। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट और इनटू, अरिथमेटिक मीन तो सबको ही पता है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी बी और ए बी
उन दोनों के डिफरेंस को बॉन्ड एक्सेस कहते हैं। बॉन्ड एक्सेस मींस हाउ मच बॉन्ड एनर्जी इज इन एक्सेस व्हेन वी हैव बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम in comparison to geometric mean of their bond energy। नोट कीजिए। हाँ जी, ए बॉन्ड ए के और ए के बीच में जो बॉन्ड था A2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल, उनकी बॉन्ड एनर्जी। अब जब एक स्टूडेंट लेवल पे ना हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं, पहले रूट, उसके अंदर एक और रूट, हमें लगता है क्या है यार, ये कोई काम है करने वाला, है ना? ऐसा सभी को लगता है, आपको ही नहीं लगता? खाली केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो सारे ही हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, है ना? हमें लगता है क्या यार, ये पॉलिंग को और कुछ नहीं मिला था, यही मिला था एक। तो हमने एक शॉर्टकट ढूंढा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे मोलिकन से, लगाएंगे पॉलिंग पर, क्योंकि मोलिकन आसान है, राइट? तो रिलेशन हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन मोलिकन एंड पॉलिंग so that we can convert मोलिकन scale to पॉलिंग scale। हाँ जी, हाँ जी, किलो कैलोरी बड़ी होती है, किलो जूल छोटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल is electronegativity in मोलिकन scale divided by 2.8, that is IP plus EA divided by 5.6 in EV, राइट? तो मोलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालकर हम 2.8 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक बार लास्ट स्लाइड करेंगे? लास्ट स्लाइड तो गई, जो मैंने हाथ से लिखी थी यस सर, जब वो तो इससे पहले इरेज में। इरेज हो गया, आपको पता है, वो तो रहती नहीं है, ओके सर। वो तो किसी से नोट कर लियो। दैविक, हम मुस्कुरा रहे, मैं भेज दूंगा तुझे। देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। we can calculate percentage covalent character और परसेंटेज आयनिक करेक्टर by using Hannes-Smith equation with the help of electronegativity। percentage ionic character is 16 into difference of electronegativity plus 3.5 into square of the difference। Right? What this sentence means? जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किया तो हरिवन आस्क्ड समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई टोल्ड हिम
this is an article which is important for next chapter, but it is an article of periodic properties because it has a certain trend. On moving left to right it increases, on moving top to bottom it decreases. So it is an important periodic property. पर यूज कहाँ होनी है? बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट. When we say a bond to be ionic, it is more than 50% ionic. When we say a bond to be covalent, it is more than 50% covalent. तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर यहां से निकालेंगे. अब क्योंकि हैने स्मिथ ने परसेंटेज आयनिक करेक्टर का इक्वेशन दिया, एंट्रेंस वालों को घुमाने की आदत होती है, वो पूछते परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर. तो करना क्या, 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि सम टोटल तो 100 ही है, राइट. तो अगर मेरा आयनिक करेक्टर 80% आ रहा है तो कोवेलेंट करेक्टर 20% आएगा, राइट. चलिए फिर क्वेश्चन लिख दीजिए एक छोटा सा, उसके बिना फायदा कुछ नहीं पढ़ा के. व्हाट विल बी परसेंटेज आयनिक करेक्टर, व्हाट विल बी द परसेंटेज आयनिक करेक्टर in the bond found between elements A and B, if their electronegativities are 4 and 1.5 respectively, using Haney-Smith equation. कर दीजिए. सिंपल फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना है, कुछ काम है नहीं इसमें. कितना आ गया? हमसे कोवलेंट नहीं पूछा है, फिर भी लिख लेते हैं अपने लिए. राइट. तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर वी कैन कैलकुलेट by using electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से परसेंटेज आयनिक और परसेंटेज कोवेलेंट दोनों निकाले जा सकते हैं. सुमायरा कुछ पूछना बेटा? ओके. मुझे नहीं पता, बच्चे ने बोला कि इतना है तो मेरे को लगा अप्रॉक्सीमेट इतना ही था जो मुझे सवेरे कराया था मैंने. आज क्लियर है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड एक रेगुलर ट्रेंड है. इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज अभी 2-3 और पॉइंट आगे हैं, वो अगली क्लास में लिख लेंगे. अभी जो मैं क्वेश्चन देख रहा था, होमवर्क के लिए देख रहा था कितने देने हैं. तो एक्सरसाइज 3 15 ऑब्जेक्टिव और मेडिकल PYQ लगभग सारा ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. टॉपिक रहते हैं अभी हमारे, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन इसमें देखे उनमें मुझे लग नहीं रहा उनमें कोई क्वेश्चन है. मेडिकल PYQ सारा और एक्सरसाइज 3 के 15 ऑब्जेक्टिव, राइट. फर्स्ट 15 ऑब्जेक्टिव. अभी हमारा जो टॉपिक रहता है वो एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड है, डायगोनल रिलेशनशिप है और वैलेंसी है.
उसके अलावा पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय थर्सडे वी विल फिनिश ऑफ द चैप्टर. संडे को पूरे चैप्टर का टेस्ट होना.